जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक इस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ख़ास तौर पे जो आपका यूजीसी नेट है, नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पॉलिटिकल साइंस जिसका विषय होगा या पॉलिटिकल साइंस से जो लेक्चरर की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह लाभदायक होगा। इसके अलावा जो बीए एमए के छात्र हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा, और अभी जो हाल ही में एलटी के फॉर्म आए हैं तो उनके लिए भी ये लाभदायक होगा अगर उनका सामान्य विज्ञान विषय है, सामाजिक विज्ञान अगर उनका विषय है तो इसमें हम जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में आज हम दोस्तों प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो महोदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है, प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर जोर क्यों देते थे, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम उस व्यक्ति के जीवनी के विषय में पढ़ेंगे। तो जीवनी से हमें जो है यह पता चलेगा, इनकी जीवनी ही आज हम पढ़ पाएंगे। तो जीवनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये वास्तव में राजा को दार्शनिक क्यों बनाना चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि हम कि तथ्यों को रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा फोकस करें तो हमारा जो है एग्ज़ाम और भी आसान हो जाता है। तो बात करें प्लेटो महोदय के, तो इनका जो जन्म होता है वो 428 ईसा पूर्व में होता है। तो 428 ईसा पूर्व में यानी कि कहाँ पे होता है, एथेंस में होता है। और ये एथेंस जो होता है ये यूनान देश के अंतर्गत एक गणराज्य होता है। यूनान देश के अंतर्गत एथेंस गणराज्य में जो है प्लेटो महोदय का जन्म होता है 428 ईसा पूर्व में। अब ये जो प्लेटो महोदय थे इनकी जो सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये सुकरात के शिष्य थे। तो सुकरात के ये शिष्य थे, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तो सुकरात के विषय में जैसे कि आप जानते ही हैं कि सुकरात को जो है एथेंस की प्रजातंत्रात्मक सरकार ने जहर का प्याला देकर के मृत्युदंड दे दिया था। और सुकरात के मृत्युदंड का प्लेटो के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा था उस विषय में भी हम जानेंगे। तो तभी मैंने कहा कि तथ्यों को हम रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आगे हमारा जो है एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन नहीं रह पाता। तो ये सुकरात के शिष्य थे, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तो प्लेटो और सुकरात में क्या अंतर था ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्लेटो जो थे ये एक साधारण परिवार से बिलोंग नहीं रखते थे, ये संभ्रांत परिवार के थे, संभ्रांत परिवार के थे। यानी कि कुल मिलाकर के इनके जो माता पिता थे और आगे के जो इनके पूर्वज थे वो राजनीति से जुड़े हुए थे। और प्रारंभ में ये भी एक कुशल राजनेता बनना चाहते थे, एथेंस की गवर्नमेंट में भाग लेना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिनसे राजनीति के प्रति उनको घोर घृणा हो जाती है और वो जो है राजनीति के विषय में विचार व्यक्त करने वाले यानी कि राजनीतिक चिंतक बन जाते हैं। तो ये एक संभ्रांत परिवार से या राज परिवार भी आप कह सकते हैं कि इस परिवार से ये बिलोंग करते थे, साधारण परिवार के ये व्यक्ति नहीं थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम जो है वो अरिस्टोन था, अरिस्टोन इनके पिता का नाम था। और अरिस्टोन जो है इनकी जो वंशावली थी वो एथेंस के प्राचीन राजाओं से होते हुए पोसीदन देवता तक पहुंचती थी।
यानी कि वे पोसीदन देवता के वंशज थे। तो ये अपने पितृपक्ष से पोसीदन देवता के वंशज थे। और इनकी जो माता थी, तो माता का नाम जो था वो था पेरिकतिओन। तो पेरिकतिओन जो है प्लेटो महोदय की माता का नाम था पेरिकतिओन। और ये जो पेरिकतिओन थी, इनका जो है सोलन की वंशज थी। ये सोलन की वंशज थी। और सोलन जो थे कौन थे? सोलन जो है वो यूनान के प्रसिद्ध कानून निर्माता थे। यूनान के प्रसिद्ध कानून निर्माता थे और कानून निर्माता के परिवार से वे बिलोंग रखती थी। तो इन तथ्यों से पता चलता है कि प्लेटो कोई साधारण परिवार के नहीं थे। लेकिन जो उनके गुरु सुकरात थे वो एक शिल्पकार के पुत्र थे। और इतनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में इतनी अंतर होने के बावजूद भी, इतनी असमानताएं होने के बावजूद भी प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य बने और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। अब हम आगे की बात करें कि इनका नाम प्लेटो कैसे में पड़ा। इनका जो वास्तविक नाम था, प्लेटो महोदय का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। तो अरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था। और अब ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ये काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे, इनके कंधे काफ़ी चौड़े थे। तो इनके चौड़े कंधों के कारण इनको प्लाटोन कहना प्रारंभ कर दिया गया। और प्लाटोन का जो है प्लाटोन आगे चल कर के प्लेटो के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि शुद्ध उच्चारण जो है यूनानी भाषा में वो प्लाटोन है और हम उसे जो है अपनी सुविधा के लिए प्लेटो कहते हैं, क्योंकि प्लाटोन का ही अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला। और इन्हीं को जो है अरबी भाषा में इनको अफलातून भी कहा जाता है। तो अरबी भाषा में प्लेटो महोदय को अफलातून भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये जो प्लेटो महोदय थे, इन्होंने अपने देश को एक शत्रु देश के साथ में लड़ते हुए देखा था। यानी कि ये एथेंस के थे और इन्होंने एथेंस और शत्रु देश यानी कि जिसका नाम स्पार्टा था, उसको जो है युद्ध में लड़ते हुए देखा था। और ये युद्ध जो है करीबन 30 वर्षीय था। तो इस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशिया का युद्ध। तो पेलोपोनेशिया का जो युद्ध था, इस युद्ध को प्लेटो महोदय ने अपने बचपन से देखा था। और इसी युद्ध के साथ साथ जो है प्लेटो महोदय युवा अवस्था को प्राप्त हुए थे। और ये जो युद्ध है ये 430 से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक चला था। तो पेलोपोनेशिया के युद्ध में उन्होंने अपने देश एथेंस को हारते हुए देखा था। तो प्लेटो महोदय ने देखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी आ जाती है कि ये जो पेलोपोनेशिया का युद्ध था, इसमें एथेंस की हार हो जाती है। और उस हार के कारण जो है एथेंस के अंदर जो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही थी, उस प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है। उस प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है। और जब प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक शासन को रिप्लेस करके दूसरा शासन आ जाता है। तो 30 व्यक्तियों का एक सरकार, 30 व्यक्तियों का शासन या 30 व्यक्तियों की सरकार जो है वहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो प्रारंभ में क्या था वहाँ पे? प्रारंभ में एथेंस में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और वह प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस की हार के कारण समाप्त हो जाती है और उसमें 30 व्यक्तियों का शासन जो है कायम हो जाता है। अब चूँकि प्रारंभ में आपको बताया गया है कि प्लेटो महोदय जो है वो राज परिवार से संबंध रखते थे। उनके परिवार के जो पुराने लोग थे, जो उनके पूर्वज थे, वो पॉलिटिशियन थे, वो एक राजनेता थे। तो ये जो 30 व्यक्ति है, ये 30 व्यक्ति जो है प्लेटो महोदय को निमंत्रण देते हैं कि आप भी हमारे साथ शासन का भाग बन जाइए। और उनके निमंत्रण को जो है प्लेटो महोदय स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो 30 व्यक्तियों का शासन होता है वो बहुत अत्याचारपूर्ण होता है, दोषपूर्ण होता है।
और प्लेटो महोदय नहीं चाहते थे कि शासन जो है अत्याचारपूर्ण हो, दोषपूर्ण हो, इसीलिए वो राजनीति से विरक्ति कर जाते हैं। और फिर इन 30 व्यक्तियों के शासन का तख्ता पलट हो जाता है, दोबारा जो है प्रजातंत्र स्थापित हो जाता है। तो प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है और 30 व्यक्तियों के शासन में जो है पहले ही रिजाइन कर देते हैं प्लेटो महोदय। अब जब यहाँ पे दोबारा प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है एथेंस नगर राज्य के अंदर, तो इसी प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो है सुकरात पर आरोप लगा करके उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सुकरात की मृत्यु जो है कैसे शासन व्यवस्था में हुई थी। तो सुकरात की मृत्यु प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हुई थी। और जब सुकरात महोदय की मृत्यु हो जाती है तो प्लेटो महोदय जो है एथेंस को छोड़ करके मेगरा नगर में चले जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद, सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो महोदय को राजनीति से विरक्ति ही नहीं बल्कि घोर घृणा हो जाती है। अब वो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते हैं और इसके बदले में वो जो है एक राजनीतिक दार्शनिक बनना चाहते हैं, दार्शनिक राजा का शासन वो देखना चाहते हैं। अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करें दोस्तों कि प्लेटो और सुकरात में क्या अंतर था। तो प्लेटो और सुकरात में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे पहला पॉइंट हम प्लेटो लिखेंगे और दूसरा पॉइंट हम जो है सुकरात लिखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या था, तो याद रखेंगे कि प्लेटो जो है वो शिष्य है और जो है सुकरात जो है उनके गुरु हैं। तो गुरु और शिष्य थे। तो पहला अंतर यही था कि ये जो है एक संभ्रांत परिवार से बिलोंग करते थे, ये संभ्रांत परिवार से जो है ताल्लुक़ रखते थे, एक राजनेता परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। और 30 व्यक्तियों का जो शासन स्थापित हुआ था प्रजातंत्र को रिप्लेस करके, तो उसमें भी ये जो है शामिल थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका शासन दोषपूर्ण था। और सुकरात जो है एक साधारण शिल्पकार के पुत्र थे। तो इनके परिवार की पृष्ठभूमि में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर था। ये साधारण शिल्पकार के पुत्र थे, जबकि ये जो सुकरात थे वो साधारण शिल्पकार के पुत्र थे और प्लेटो जो है एक संभ्रांत परिवार के पुत्र थे। दूसरा अंतर ये था कि प्लेटो जो है वो दिखने में नयनाभिराम थे, नयनाभिराम उनका व्यक्तित्व था, यानी कि उनको देख करके जो है नयनों को सुकून मिलता था। तो नयनाभिराम व्यक्तित्व के धनी थे वो। और जबकि सुकरात महोदय जो थे वो चपटी नाक, उनकी नाक चपटी थी और जो है मोटे होंठ थे उनके, और जो है उनका चेहरा भी जो है ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। तो उनके मतलब पर्सनैलिटी में भी अंतर था। तीसरी बात यह है कि जो प्लेटो महोदय थे वो एक तार्किक तार्किक वक्ता थे। ये तर्क दे करके अपनी बात को साबित करते थे, ये तार्किक वक्ता थे। और जो है सुकरात महोदय जो थे वो हसोड़ प्रवृत्ति के थे, तो वो हसोड़ प्रवृत्ति के थे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ पे तार्किक वक्ता जो है वो सुकरात थे। तो सुकरात जो है वो हसोड़ प्रवृत्ति के थे। और जो है तीसरा अंतर यहाँ पे करेंगे, सुकरात जो है वो हसोड़ प्रवृत्ति के थे, जबकि प्लेटो जो थे, जो उनके शिष्य थे प्लेटो, वो गंभीर मुद्रा में रहते थे। और सुकरात जो गुरु थे वो हंसने खेलने वाले थे, वो हसोड़ प्रवृत्ति के थे। चौथा अंतर ये है कि ये जो प्लेटो जो थे इनमें जो है कवित्व, इनकी भाषा में कवित्व का प्रभाव था। तो इनकी भाषा में कवित्व का प्रभाव था। मैंने अभी जो पॉइंट लिखा कि ये तार्किक वक्ता थे, वो इनके संबंध में नहीं था, इनके संबंध में था, अब आएगा। तो ये जो है इनकी भाषा जो थी वो कवित्व का प्रभाव था और इनकी जो भाषा थी वो तार्किक थी, तार्किक। तो तार्किक जो थे वो गुरु थे, गुरु यानी कि सुकरात थे। तो ये तार्किक वक्ता थे।
पांचवा अंतर ये है कि जो प्लेटो महोदय थे वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। तो वो कहते थे कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके विषय में मुझे ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे, सर्वज्ञ मानते थे। और ये जो सुकरात महोदय थे ये अपने आप को अनभिज्ञ मानते थे। ये कहते थे कि मैं प्रकृति के बारे में, जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अपने आप को जो है ये अनभिज्ञ मानते थे और ये अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। दूसरी अगली बात यह है कि प्लेटो महोदय जो है केवल जो है उन्हीं लोगों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे जिनके अंदर साहस होता था, विवेक होता था। तो साहसी और विवेकी लोगों को साहस, विवेक, इनके साहस और विवेक का सिद्धांत भी आएगा। साहस और विवेकी लोगों को जो है ये सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे। जबकि सुकरात महोदय जो है वो जनसाधारण को भी सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे। तो जनसाधारण को भी वो सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे। तो ये उनमें अंतर था। एक बार फिर से देखेंगे, प्लेटो महोदय जो थे वो संभ्रांत परिवार के थे, वो राजनीतिज्ञ परिवार के थे। और सुकरात जो उनके गुरु थे वो साधारण शिल्पकार के पुत्र थे। प्लेटो दिखने में अच्छे थे, नयनाभिराम व्यक्तित्व के थे, जबकि सुकरात जो है चपटी नाक और मोटे होंठ वाले व्यक्ति थे। प्लेटो हमेशा गंभीर मुद्रा में रहते थे, वो हमेशा गंभीर मुद्रा में रहते थे, वो हंसते नहीं थे। जबकि सुकरात जो है हंसोड़ प्रवृत्ति के थे, वो हंसते खेलते रहते थे। प्लेटो की भाषा में जो है वो कवित्व का प्रभाव था, कविता पूर्ण उनकी भाषा थी। जबकि सुकरात जो है वो एक तार्किक वक्ता थे, तर्क देकर के अपनी बात को सिद्ध करते थे। प्लेटो जो है अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। वो कहते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई भी इस जगत में वस्तु, प्राणी, जगह कुछ ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। तो ये अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। जबकि सुकरात कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ हर बात से। प्लेटो साहसी, विवेकी व्यक्ति का सम्मान करते थे और सुकरात जो है जनसाधारण को भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो इतना अंतर होने के बावजूद भी जो है प्लेटो सुकरात की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु उन्होंने स्वीकार किया था। अब हम आगे बढ़ें कि भाई सुकरात को एथेंस की प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में उनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था, जहर का प्याला दे करके। तो जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो का एथेंस में रहना भी मुश्किल हो गया और प्लेटो जो है अपने कुछ शिष्यों के साथ समीप के नगर मेगरा में चले गए। तो प्लेटो जो है कहाँ प्रवासित हो गए? मेगरा नगर में चले गए, वहाँ प्रवासित हो गए। अब इन्होंने इसी बात से यह तर्क लगा दिया था कि जब तक राजा के अंदर बुद्धि और विवेक नहीं होगा, यानी कि जो शासक है उसके अंदर जब तक बुद्धि और विवेक वाले गुण नहीं होंगे, बुद्धि विवेक वाले गुण नहीं होंगे, तब तक प्रजा जो है वो सुखी नहीं हो सकती। तो अब वो जो है क्या करने लगे? दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर जोर देने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे देश एथेंस का राजा दार्शनिक होता, बुद्धि और विवेकी होता, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो सुकरात को मृत्युदंड न देते। तो ये दार्शनिक राजा का जो है शासन देखने के लिए कई जगह चले गए। तो अब जो है ये इसके बाद ये जो है सिराक्यूज नगर में जाते हैं। सिराक्यूज नगर में जाते हैं क्योंकि प्लेटो की सुकरात की मृत्यु के 12 वर्षों तक ये जो है एथेंस नगर राज्य में नहीं जाते हैं। ये बहुत सारे देशों की यात्राएं करते हैं। तो इसी यात्रा के क्रम में ये सिराक्यूज में भी जाते हैं। सिराक्यूज में जाते हैं ये, तो सिराक्यूज में इन्हीं के समान जो है एक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम दियोन होता है। तो इनकी भेंट दियोन से होती है, अपने समकक्ष। यानी कि जिस प्रकार से एक मतलब दार्शनिक प्लेटो थे, तो उसी प्रकार से सिराक्यूज के भी एक दार्शनिक जो थे दियोन थे। तो अपने ही जैसे, अपने ही समकक्ष ये दियोन से इनकी भेंट होती है।
दियोन के जो राजा का नाम था, दियोन के राजा का नाम जो था वो दियोनीसियस प्रथम था। तो दियोनीसियस प्रथम जो है वो दियोन के राजा का नाम था। अब ये जो प्लेटो महोदय है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी है, वो हम आपको बताएंगे, तब आगे बढ़ाते हैं बात को। तो ये जो प्लेटो महोदय है ये दियोन से जो है वार्तालाप करते हैं, किस बात में, कि भाई आप अपने देश के राजा को दार्शनिक बनाने का प्रयास करें, उसे दार्शनिक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जब वो दार्शनिक बनेगा तो तभी आपके राज्य की प्रजा जो है वो सुखी होगी। तो दियोनीसियस प्रथम जो है वो दियोन के कहने पर दार्शनिक राजा बनने को तैयार हो जाते हैं, दार्शनिक राजा बनने को तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है इन्हें प्लेटो के द्वारा जो है दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, दार्शनिक बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब प्लेटो जो है दियोनीसियस प्रथम को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम रिपब्लिक था, रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है। और रिपब्लिक के विषय में पढ़ेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, कथा वस्तु क्या है। इसका दूसरा नाम जो है कंसर्निंग जस्टिस है, कंसर्निंग जस्टिस भी इसको कहते हैं, यानी कि न्याय के संबंध में। इसी में प्लेटो महोदय ने न्याय के विषय में वार्तालाप किया है। तो प्लेटो महोदय जो है जब दियोनीसियस प्रथम को रिपब्लिक का चैप्टर पढ़ाते हैं, रिपब्लिक का कोई पाठ पढ़ाते हैं, तो उस पाठ को पढ़ाते हुए वो दियोनीसियस प्रथम को जो है कहते हैं कि आपका जो शासन है वो अत्याचारपूर्ण है, यानी कि आप जो है रिपब्लिक के हिसाब से सही प्रकार से शासन व्यवस्थाएं नहीं संचालित कर रहे हैं। तो वो उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। आलोचना किसकी करने लग जाते हैं? दियोनीसियस प्रथम की। तो अब दियोनीसियस प्रथम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं। वो क्रुद्ध हो जाते हैं, किससे क्रुद्ध हो जाते हैं? प्लेटो महोदय से, और साथ साथ में अपने मंत्री, अपने प्रधानमंत्री दियोन से भी वो क्रुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो दियोन को देश निकाला दे देते हैं, और प्लेटो महोदय को जो है वो क्या कर देते हैं? प्लेटो महोदय को जो है उनके दुश्मन देश यानी कि स्पार्टा, तो स्पार्टा के एक राजदूत को जो है बेच देते हैं, स्पार्टा के एक राजदूत को बेच देते हैं। और ये जो स्पार्टा का राजदूत है ये प्लेटो महोदय को जो है एक द्वीप पर बेच देता है, एजाइना द्वीप पर बेच देता है। तो इस प्रकार से प्लेटो महोदय जो है स्पार्टा के राजदूत के द्वारा एजाइना द्वीप में बिक जाते हैं, और जो है यहाँ पे वे क्या करते हैं? दासत्व का जीवन जीने लगते हैं। तो एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने दासत्व का जीवन भी अपने जीवन में जिया था वो थे प्लेटो महोदय। लेकिन यहाँ पे जो है एजाइना द्वीप में प्लेटो के ही एक अन्य मित्र होते हैं जिनका नाम अनिकेरिस होता है। तो ये अनिकेरिस जो प्लेटो के मित्र होते हैं, ये जो है एजाइना द्वीप से प्लेटो को खरीद लेते हैं, उनकी स्वतंत्रता को खरीद लेते हैं, और उन्हें सकुशल उनके देश एथेंस पहुंचा देते हैं। तो एथेंस उनको पहुंचा देते हैं, और इस घटना के बाद जो है प्लेटो महोदय एथेंस में ही, एथेंस नगर के बाहर जो है एक विश्वविद्यालय बनाते हैं, एक स्कूल बनाते हैं, एक विश्वविद्यालय बनाते हैं जिसको अकादमी कहा जाता है। तो अकादमी, ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय प्लेटो महोदय के द्वारा बनाया गया था। तो अकादमी के संस्थापक कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो ने इसे जो है कब बनाया था? जब उन्होंने सिराक्यूज की यात्रा की थी, और उनकी ये यात्रा बहुत कष्टपूर्ण थी। तो उसके बाद उन्होंने जो है अकादमी नामक एक शिक्षण संस्थान बनाया था, और इसी को पश्चिमी जगत का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो पश्चिमी जगत का जो प्रथम विश्वविद्यालय था, वो प्रथम विश्वविद्यालय जो है अकादमी को ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी जगत का प्रथम विश्वविद्यालय किस दार्शनिक के द्वारा बनाया गया था? तो वो प्लेटो
महोदय के द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों आगे की बात करें कि ये अकादमी में जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे ज्यामिति और गणित की शिक्षा दी जाती है। ज्यामिति और गणित की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है दर्शन शास्त्र और अन्य विषय भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो अकादमी है, ये अकादमी को बनाने के बाद जो है दोबारा इनके लिए निमंत्रण आता है, सिराक्यूज आने का निमंत्रण आता है और ये सिराक्यूज दोबारा जाते हैं और तीसरी बार भी ये सिराक्यूज जाते हैं। लेकिन तीनों बार सिराक्यूज में जो है इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, कष्टपूर्ण अनुभव की प्राप्ति होती है सिराक्यूज जाकर। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जब पहली बार कष्टपूर्ण अनुभव हुआ था तो वो दूसरी और तीसरी बार सिराक्यूज की यात्रा पर क्यों गए? तो उसका उत्तर ये है कि अकादमिस को पहचान दिलाने के लिए, अकादमिस विश्वविद्यालय को एक पहचान दिलाने के लिए वो वहाँ गए थे। और अब सिराक्यूज की यात्रा का उल्लेख, सिराक्यूज में जो भी उनके साथ कष्टपूर्ण अनुभव हुआ था, तो सिराक्यूज यात्रा का उल्लेख जो है वे अपनी एक प्रसिद्ध ग्रंथ में करते हैं। तो उस ग्रंथ का नाम होता है दिलोज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो महोदय द्वारा रचित किस ग्रंथ में सिराक्यूज यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो सिराक्यूज यात्रा का उल्लेख मिलता है दिलोज ग्रंथ में। तो ये तो इनकी एक जीवन शैली है कि किस तरह से जो है जब इनके गुरु सुकरात का देहांत हुआ था, सुकरात को जो है मृत्युदंड दिया गया था, तो इन्होंने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को गढ़ा था और ये दार्शनिक राजा के सिद्धांत को गढ़ने में, उसको साकार करने में कहाँ तक सफल होते थे? क्या वो एक स्वप्न दृष्टा यूटोपिया था या रियलिस्टिक था? ये सब कुछ अब आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं आगे, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए निकलेंगे। तो अब एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ये निकलेगा कि प्लेटो महोदय की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? तो प्लेटो महोदय की जो प्रमुख रचनाएं थी तो वो कौन कौन सी थी? तो हम एक एक करके लिखेंगे उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो नंबर 1 पे आ जाएगा अपोलॉजी। तो अपोलॉजी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्लेटो महोदय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अपोलॉजी। अगली पुस्तक का जो नाम है वो है क्रीटो। तो क्रीटो ये भी इनकी पुस्तक है। तो यहाँ पे याद करने के लिए अच्छा है कि ए से इनकी पुस्तक का नाम है, फिर बी मिसिंग है, बी से पुस्तक का नाम नहीं है, फिर सी से पुस्तक का नाम है। तो ए फॉर अपोलॉजी और बी मिसिंग है, तो सी फॉर क्रीटो। इसी प्रकार से आगे देखेंगे आप, तो आगे जो है डी मिसिंग है तो ई से आ जाएगा।